स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के साथ सामने होते हैं चैनल के सबसे पहले थैंक यू दोस्तों। मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार से पहले राहुल गांधी की बात एकदम सच होते हुए साबित हो रही है। दोस्तों बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम अपने आप में ही भरभरा कर गिरने लगा है। दोस्तों यहाँ तक कि लीक हो चुका है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। जिसके बाद बीजेपी के एक और मंत्री 99 लाख के घोटाले के मामले को लेकर पकड़े गए हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गजा पर भारत की चुप्पी को लेकर सोनिया गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों इसी के साथ में शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था की वसूली को लेकर फिर भड़के हैं राहुल गांधी। और इसी के साथ में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश की जनता को गुमराह करने वाले कड़ी निंदा मंत्री सवालों के घेरे में फंस चुके हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राम मंदिर के चंदा चोरी से लेकर मोहन यादव के जमीन से जुड़े हुए अनियमितता के मामले और उसके बाद अब 99 लाख की सब्सिडी मंत्री के द्वारा हड़पे जाने के मामले को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, ये सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। यानी बीजेपी के मंत्रिमंडल से ही कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर एक के बाद एक खबरें लीक कर रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि गुटबाजी के कारण भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जल्द बर्बाद होने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की चर्चाओं के बीच अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों वो ये कि राहुल गांधी ने मई महीने में एक बड़ा दावा किया था। दोस्तों उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सिस्टम है वो अपने आप में ध्वस्त होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी सरकार के अंदर से ही खबरें मिल रही है और मुझे बार बार बताया जा रहा है अलग अलग तरीके से, चाहे कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग हो या फिर कोई और जांच एजेंसी हो या सरकार के अपने लोग हो, वो मुझे हर तरीके की जानकारी सरकार के बारे में दे रहे हैं, खबरें दे रहे हैं और मुझे इन सब के बारे में एक एक चीज पता चल रही है। इसके बाद राहुल गांधी के बयानों को हल्के में लिया गया दोस्तों, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त तरीके की फूट पड़ी है दोस्तों, और नेताओं के अंदर जबरदस्त तरीके की खींचतान चल रही है। ये नेता एक दूसरे के पैर खींचने में लगे पड़े हैं। मोदी मंत्रिमंडल के अंदर जबरदस्त तरीके का आपसी संघर्ष है दोस्तों। निर्मला सीतारमन को हटाए जाने, हरदीप सिंह पुरी को हटाए जाने की खबर हो या धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने, नितिन गडकरी का मंत्रालय बदलना हो, मनोहर लाल खट्टर का मंत्रालय और अवनीश सिंह बिट्टू को पोस्ट से हटाना या जॉर्ज कुरियन को पोस्ट से हटाना, अश्विनी वैष्णव का मंत्रालय बदलने की खबरों के बीच में मोदी सरकार के बीच में आपसी गुटबाजी का फायदा देश की जनता को मिलना शुरू हो गया है दोस्तों। और देश की जनता को एक और बड़े घोटाले के बारे में और अनियमितता के बारे में पता चला है। मोदी सरकार के मंत्री भागीरथ चौधरी का भ्रष्टाचार सामने आया है दोस्तों। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ ने अपने ही मंत्रालय से 99 लाख रुपए की सब्सिडी उठा ली दोस्तों, और खीरे की खेती के लिए 99 लाख की सब्सिडी उड़ा दी मंत्री ने। और मंत्री बनने के कुछ ही महीने के बाद ये पूरा खेल खेला गया और भागीरथ ने अप्रैल 2025 में सब्सिडी मांगी और सिर्फ 14 दिनों के अंदर इनको इनके मंत्रालय ने सब्सिडी दे दी दोस्तों। सीधे तौर पर अपने पोस्ट का दुरुपयोग किया गया। मंत्री बनकर जनता के पैसे की लूट का मामला, नरेंद्र मोदी अपने मंत्री को खुली छूट दे रहे हैं। संदेश साफ है कि खुद खाओ मुझे भी खिलाओ, जमकर लूट मचाओ। इस मामले को लेकर भागीरथ चौधरी को अब पोस्ट से हटाए जाने की मांग कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के लोगों ने कर दी है दोस्तों। कांग्रेस की तरफ से इन्हीं आरोपों के साथ कहा गया कि उनका इस्तीफा जल्द से जल्द लिया जाए, उनके भ्रष्टाचार की जांच की जाए। और राम मंदिर चंदा चोरी के मामले के बाद मोदी सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार का ये एक नया मामला सामने आया है दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि लगातार 2-3 महीनों के अंदर ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार के मामले सामने मोदी मंत्रालय के अंदर खुलकर आने लगे हैं दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि मंत्रिमंडल के अंदर जबरदस्त तरीके की गुटबाजी चल रही है और आंतरिक रिपोर्टें लगातार एक के बाद एक लीक हो रही है दोस्तों। राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि मोदी का पूरा इकोसिस्टम, कंट्रोल का, नियंत्रण का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है, तो धीरे धीरे करके इनको लेकर और बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। और ये भी एक बड़ा धमाका है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि सीधा मंत्री के ऊपर 99 लाख रुपए की चपत मंत्रालय को लगाने की अपडेट अपने आप में देश की जनता के सामने भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी की तरफ से एक बड़ा आर्टिकल लिखा गया है दोस्तों। यानी उन्होंने अखबार में एक बात लिखी है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया है दोस्तों। उन्होंने गजा के मामले को लेकर भारत की चुप्पी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि गजा में हुए नरसंहार के खिलाफ भारत की जो सरकार है उन्होंने चुप्पी साधी है, जो ना तो तर्क संगत है और ना ही नैतिक रूप से उचित है। और इस नरसंहार और लाखों फिलिस्तीनी परिवार को विस्थापित करने के खिलाफ भारत को पूरे विश्व के अंदर जनमत का सम्मान करना चाहिए। यानी भारत को भी पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से फिलिस्तीन के अंदर हो रहे अत्याचार को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं, उसी तरीके से भारत को उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया भर के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, फिलिस्तीन के परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की सरकार इजराइल के मामले को लेकर दोस्तों सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है, उस मामले पर कहीं ना कहीं बुरी तरीके से भड़क रही है सोनिया गांधी। और उन्होंने कहा कि गजा में हुए नरसंहार के खिलाफ भारत की चुप्पी तर्क संगत भी नहीं है और नैतिक रूप से सही भी नहीं है। यानी जो विदेश नीति बीजेपी के लोग अपना रहे हैं दोस्तों, उसे लेकर सोनिया गांधी ने एक बार फिर से इनको फटकार लगाई है, भाजपा को फटकार लगाई है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर
पूरे भारत के अंदर शिक्षा एक बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। महाराष्ट्र में रविवार को होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी 2026 की परीक्षा को पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया, जिसे लेकर अब विपक्ष महाराष्ट्र में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है दोस्तों। वहीं पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने भी शनिवार को महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक को लेकर जमकर हमला बोला दोस्तों। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का पूरा सिस्टम बनाकर छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के टीईटी एग्जाम यानी जो आज पेपर होने वाला था दोस्तों, उसको रद्द किए जाने के मामले को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया दोस्तों। पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि एक और पेपर लीक और एक और परीक्षा रद्द। इस बार महाराष्ट्र का टीईटी देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिसे देश का हर युवा असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ की गई चोरी है। बीजेपी सरकार पेपर लीक सरकार बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने भी आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस मामले को जोर शोर से उठाया दोस्तों और एक और पेपर लीक के मामले पर भाजपा की शिक्षा प्रणाली को लेकर सवाल खड़ा किया गया। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है और बीजेपी शासनकाल के दौरान जो शिक्षा व्यवस्था और जो प्रणाली है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट और बर्बाद हो चुकी शिक्षा प्रणाली है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते साल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 28 जुलाई को लोकसभा में विशेष चर्चा के दौरान ये बात कही, जो अब चर्चा का विषय बन गई है दोस्तों। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देश के किसी भी सैन्य कर्मी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का कितना नुकसान हुआ है, खासकर जान माल का कितना नुकसान हुआ है, तो इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे किसी भी सैनिक का कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी किसी भी सैनिक की जान नहीं गई है दोस्तों। लेकिन इसके बाद अब जो अपडेट आई है दोस्तों वो ये कि केंद्र सरकार ने इस संघर्ष के दौरान ड्यूटी पर शहीद हुए भारत के 6 सैन्य कर्मी के नाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं दोस्तों। इन नामों को दिल्ली के राष्ट्रीय स्मारक समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल में अंकित किया गया है। जैसे ही अंकित किया गया वैसे ही समझ में आ गया कि इस युद्ध के दौरान 6 लोगों की जान गई है और ये मामला काफी गंभीर मामला था दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछा गया, खासकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने देश के संसद को क्यों गुमराह किया दोस्तों। इसका अभी तक कोई जवाब बीजेपी के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन ये साफ तौर पर भारत के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है दोस्तों, यानी भारत की सदन को गुमराह करने का मामला है, यानी सीधे सीधे प्रिविलेज के उल्लंघन का मामला है दोस्तों। और इसीलिए भाजपा पर कई गंभीर सवाल खड़े होने वाले हैं दोस्तों। आप लोग की इस पूरे मामले पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उसमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिसके चुनाव पहले ही करा दिए जाएंगे। यानी हिंदुस्तान टाइम में एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि 5 में से 2 राज्य पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव जल्द से जल्द होंगे और नवंबर महीने में ही इसी साल करवा दिए जाएंगे। और जिस तरीके से आप उत्तराखंड और पंजाब के अंदर राजनीतिक गतिविधियां देख रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं नेताओं को भनक लग चुका है कि इन 2 राज्यों के अंदर चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में पंजाब उत्तराखंड काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर ऐसा होता है और अर्ली चुनाव कराए जाते हैं, यानी पहले चुनाव कराए जाते हैं, तो इस चुनाव में किसका फायदा किसका नुकसान होगा दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से इस मुहिम को तूल दिया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि इस मांग को लेकर राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिव के द्वारा युवा साथियों के साथ मिलकर राजघाट पर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की गई, पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई और परीक्षा में भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की गई और वार्षिक परीक्षा का भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग की गई। तो कांग्रेस पार्टी अगले 40 दिनों तक केवल छात्र का मुद्दा उठाने जा रही है दोस्तों। और ये एक बड़ा कारण है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम अभियान एक एक कोने तक पहुंचे और इसीलिए सभी लोगों को राहुल गांधी ने पत्र लिखकर कहा है कि आप लोग इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का पूरी तरीके से समर्थन करिए, डंके की चोट पर समर्थन करिए। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जब कांग्रेस पार्टी डीएमके से अलग हुई दोस्तों, तो डीएमके ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने उनको धोखा दिया है। लेकिन अब जो अपडेट आई है उससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने केवल डीएमके को धोखा नहीं दिया दोस्तों, बल्कि डीएमके का रवैया उस तरीके का था कि सारी पार्टियां इनसे पूरी तरीके से परेशान हो गई दोस्तों। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी अलग हुई उसके बाद वीसीके पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया और डीएमके से अलग हो गए। फिर एक और पार्टी लेफ्ट पार्टी यानी सीपीआई और सीपीआईएम दोनों के दोनों अलग हो गए दोस्तों। 4 उनके भी विधायक डीएमके से अलग हो गए। इसके बाद 2 आईयूएमएल यानी मुस्लिम लीग के लोग भी अलग हो गए, तो इन्होंने भी डीएमके को अलग थलग कर दिया। इसके बाद अब एक और पार्टी जो लास्ट पार्टी बची हुई थी एमडीके पार्टी, उन्होंने भी अब खुलकर डीएमके का विरोध कर दिया दोस्तों। डीएमके से अलग होने का फैसला ले लिया और एमडीएमके पार्टी ने थालापति विजय का समर्थन करने की घोषणा कर दी है दोस्तों। आने वाले उपचुनाव में भी मिलकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया गया है। इसे पता चल रहा है कि डीएमके पार्टी अब राज्य के अंदर अकेले पड़ गई है दोस्तों। डीएमके पार्टी को लग रहा था कि केवल कांग्रेस पार्टी ने उनको धोखा दिया है और कांग्रेस पार्टी छोड़कर चली गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी का तर्क यह था कि राज्य के अंदर बीजेपी गवर्नर का आधार बनाकर जैसे तैसे राज्य के अंदर सत्ता हासिल कर लेगी। तो ऐसे में बीजेपी
बीजेपी को रोका जाए, जिसके बाद थालापति विजय को मजबूत किया गया। दोस्तों सारी पार्टियां थालापति विजय के साथ में चली गई तो डीएमके पार्टी ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए, लेकिन बाद में यह साबित हो गया कि अकेले डीएमके पार्टी से कांग्रेस अलग नहीं हुई बल्कि सब लोग अलग हो गए। इसका मतलब डीएमके में कुछ तो ऐसी खामी है जिसको वो पहचान नहीं रहे और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों जो सबसे बड़ी खामी है डीएमके पार्टी की वो ये कि वो अपने साथियों का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनको कोई मौका राज्य के अंदर आगे बढ़ने का नहीं देते। यानी डीएमके पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ कई दशकों तक गठबंधन किया, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी बमुश्किल 4-5 सीटें जीत पा रही है और वो भी तब जब पूरी तरीके से डीएमके को कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल मिला हुआ है। यानी डीएमके तमिलनाडु कांग्रेस को पूरी तरीके से हैंडल करती थी दोस्तों, और इसके बावजूद केवल कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीत पा रही थी। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं डीएमके केवल इस्तेमाल कर रही थी इन पार्टियों का, और ये पार्टियां आप धीरे धीरे करके समझ गई कि थालापति विजय ही भविष्य है और इसीलिए सब चले गए। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि केवल कांग्रेस पार्टी को लेकर टारगेट कर रही है डीएमके पार्टी, और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ में सही व्यवहार नहीं किया, ये एक बड़ा कारण है कि आज उनको सारे सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों तृणमूल कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी खींचतान के बीच में शनिवार को एक नया मोड़ आता है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट और बागी गुट दोनों ने दावा किया है कि 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली को कोलकाता के पारंपरिक धर्मतला स्थल पर आयोजित करेंगे। इस बीच यह भी चर्चा की गई कि पुलिस विक्टोरिया हाउस के पास रैली की अनुमति नहीं दे सकती। टीएमसी की संयुक्त राष्ट्रीय सचिव डोला सेन ने कहा कि ममता बनर्जी के गुट ने कोलकाता पुलिस से धर्मतला के उसी पुराने स्थल पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी। वहीं पर ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने भी कहा कि हमें उसी स्थान पर अपना कार्यक्रम करना है। हालांकि बागी गुट ने यह भी कहा कि यदि पुलिस की अनुमति नहीं मिलती है तो फिर वो दूसरे स्थान पर कार्यक्रम करने को तैयार है, लेकिन उनकी पहली पसंद ये होगी कि धर्मतला के अंदर उनको स्थान दिया जाए और कार्यक्रम करने दिया जाए। डोला सेन ने कहा कि हमने कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर उसी स्थान पर शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी है, जो पिछले कई दशकों से आयोजन होता रहा है। हमारी नेता ममता बनर्जी हमेशा की तरह इस सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का सबसे अहम केंद्रीय कार्यक्रम होता है, इसीलिए राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति को देखते हुए पुलिस को यहाँ पर हमको रैली करने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन मामला एकदम ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर तय होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होता है 21 जुलाई का, और इसीलिए सारी पार्टियां कोशिश करती हैं कि यहाँ पर उनको मौका मिले भाषण देने का। दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या गुट जो अलग अलग बटे हैं उसमें काकोली घोष का एक गुट है जो सांसदों को लेकर अलग हुआ है और दूसरा ऋतव्रत बनर्जी का गुट है जो 60 विधायकों को लेकर अलग हुआ है। तो क्या ये लोग जब भाषण देने के लिए जाएंगे तो जनता में इनकी स्वीकृति होगी या नहीं होगी? आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें प्रियंका गांधी कहती हैं कि युवाओं जाग जाओ और जब तक अपनी आवाज बुलंद नहीं करोगे तब तक तुम्हारे भविष्य के साथ यही आतंक चलता रहेगा। एक बार फिर से तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया और परीक्षा टल गई। नीट और सीबीएसई, एसएससी, सीयूईटी और टीईटी, यह सिलसिला बंद तभी होगा जब आंदोलन खड़ा करने की अपनी ताकत आप लोग दिखाओगे, यानी आंदोलन करके दिखाओगे। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री की तुम्हारे प्रति कोई जवाबदेही नहीं बनेगी और ना वे परीक्षा और भ्रष्टाचार पर कोई लगाम लगाएंगे। ऐसा वे तभी करेंगे जब उनको एहसास होगा कि आम जनता एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है और उनको परेशान कर सकती है, और आंदोलन ही एक रास्ता है जिसे भाजपा सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। प्रियंका गांधी की ये बात एकदम 100% सही है। दोस्तों अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना नया प्रभारी नियुक्त किया है दोस्तों, यानी राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रभारी बने हैं और उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कितने नेता है जो राहुल गांधी के सामने ऐसे सच बोलने का साहस जुटा सकते हैं। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम का पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें वो कहते हैं कि राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के लोग तो अरबोपति बने बैठे हुए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी में कई सारे नेता हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास 12,500 करोड़ रुपए पार्टी के पास फंड है जो ऑन रिकॉर्ड है, यानी सबके सामने है। देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में मात्र 130 करोड़ रुपए है। और ये बात राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सारे नेता है जो अरबपति है, लेकिन पार्टी हमारी गरीबों की पार्टी है और वे लोग एसी कमरों में बैठे हुए हैं, लेकिन जमीन पर संघर्ष कौन करेगा। एक तरीके से बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर असली काम तो कार्यकर्ता ही करते हैं। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी ने इनको प्रदेश का प्रभारी, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। तो इसे आप लोग सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी या पार्टी के किसी भी नेता के सामने खुलकर बोलने वाले राजेंद्र पाल गौतम को यह जिम्मेदारी पार्टी दे रही है, तो इसका मतलब पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आवाजें हैं वो पार्टी को लेकर भी अगर आलोचनात्मक हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से बीजेपी को आईना दिखा दे तो भारतीय जनता पार्टी उसको दूर दूर तक संगठन के अंदर भी नहीं रहने देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको प्रभारी बनाया है क्योंकि ये जानते हैं कि दिक्कतें कहां है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत बेहतरीन फैसला लिया गया राजेंद्र पाल गौतम को जिम्मेदारी देकर, वैसे भी कांग्रेस पार्टी सरकार में दिल्ली में मंत्री रहे हैं दोस्तों, तो कांग्रेस के खाटी पुराने नेता हैं और जानते हैं कि संगठन पार्टी कहां कमजोर है और कहां आगे बढ़ाना है। साथ साथ
पटना के सिविल कोर्ट में शनिवार को फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। दोस्तों, पुलिस की ओर से सौंपी गई अपडेटेड केस डायरी की जांच के लिए समय देते हुए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जून तय की है। अगली सुनवाई तक खान सर को गिरफ्तारी से मिली है अंतरिम सुरक्षा राहत। शनिवार को पुलिस ने कोर्ट के सामने ताजा केस डायरी पेश की है दोस्तों, और कोर्ट ने अंतिम दलीलों पर सुनवाई से पहले इसकी जांच के लिए 3 दिन का समय दिया है। खान सर की ओर से पेश हुए वकील अरविंद कुमार मोर ने कोर्ट में इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकारी वकील को अपडेटेड केस डायरी पहले ही मिल चुकी है और बहस पहले ही पूरी की जा चुकी है। हालांकि सरकारी वकील और रोशन आनंद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने केस डायरी की सामग्री और कानूनी पहलू का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। दोस्तों, इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 जून तक टाल दी है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के चीफ राज ठाकरे ने शनिवार को नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर विश्व नागरे पाटिल के द्वारा दिए गए बयान को लेकर आपत्ति जताई है। दोस्तों, उन्होंने यानी नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने आरएसएस की जमकर तारीफ की थी और आरएसएस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई थी। दोस्तों, इसके बाद जवाब देते हुए ठाकरे ने कहा कि अगर तुम्हें आरएसएस के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी है, अपना एफिनिटी दिखानी है, तो फिर तुम ऐसा करो कि पुलिस के पद से इस्तीफा दे दो, यानी आईपीएस के पोस्ट से इस्तीफा दे दो और आरएसएस में या भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। एमएनएस के चीफ ने सोशल मीडिया पर इन बातों का जिक्र किया है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी आईपीएस ऑफिसर कंट्रोवर्शियल स्पीच के मामले को लेकर भी प्रतिक्रिया दे रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भी इसे साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का संघीकरण करना बताया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, अगर पुलिस वाला खुलकर ये बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि अगर इस तरीके का बयान देंगे तो पार्टी या फिर जो सरकार के लोग हैं उनको ये पता चलेगा कि अधिकारी आरएसएस की मानसिकता वाले हैं, तो इनको आगे प्रमोशन मिलेगा और हर तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि आज की डेट में देश का जो पूरा सिस्टम है उसमें आरएसएस की कितनी बड़ी भूमिका है और कैसे संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा होता चला जा रहा है। जिस बात को लेकर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भारत की संस्थानों का संघीकरण किया जा रहा है और उसका ये एक सीधा सीधा उदाहरण है दोस्तों। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के युवा नेता शिवकांत तिवारी ने छात्रों के बीच जनसंपर्क अभियान को तेज किया दोस्तों, और प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए यूपी कांग्रेस के नेता लगातार छात्र छात्राओं से मुलाकात कर रहे थे और इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि प्रयागराज में छात्रों की बड़ी भागीदारी के साथ ये कार्यक्रम प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रदेश प्रभारी के बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, दलित प्रभारी बनाए जाने के बाद अब किसी दलित नेता के प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना कम हो गई है। दोस्तों, ऐसे में यदि पार्टी ओबीसी समाज से किसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि संगठन की कमान किसे सौंपी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नेताओं के नाम चर्चा में है। पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय अजय लल्लू को उड़ीसा प्रभारी के पोस्ट से हटाए जाने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा वीरेंद्र चौधरी भी प्रदेश के अध्यक्ष के पोस्ट की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं पर सांसद राकेश राठौर भी संगठन की कमान संभालने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। हालांकि वह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। दोस्तों, इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए जयराम रमेश ने कहा कि हमारे देश के करोड़ों लाखों ऐसे जीव हैं जिनको मोदी सरकार की तरफ से लाए गए प्रस्ताव के कारण चोट पहुंचाई जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री दूसरे देश के अंदर जाकर जीवों के प्रति अपना प्यार प्रेम प्रकट कर रहे हैं। ये अपडेट है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेचेल्स गए थे दोस्तों, जहां पर जाकर उन्होंने नेशनल बोटेनिकल गार्डन में राष्ट्रपति पैट्रिक हेरमिने के साथ जाकर वहां पर एल्डाब्रा जाइंट टॉर्टोइज यानी कछुए को देखा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी काफी तारीफ कर रहे थे एल्डाब्रा जाइंट टॉर्टोइज की, लेकिन इस पर जवाब देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दौरे को एक कछुए को समर्पित किया, लेकिन ये पाखंड है। पाखंड इसलिए है क्योंकि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना भाजपा सरकार लागू कर रही है, जिस कारण से लाखों भारत के ऐसे जीव हैं जो इससे सीधे प्रभावित होंगे दोस्तों। और जो निकोबार द्वीप के अंदर भारत का सबसे महत्वपूर्ण लेदर बैक कछुआ है, उसकी कई प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाएंगे और ये प्रजनन करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं और वो सारे नेस्टिंग ग्राउंड खत्म हो जाएंगे, यानी प्रजनन का जो क्षेत्र है कछुओं का वो खत्म हो जाएगा। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के कारण भारी भारत के वनस्पति भारत के जीवों का नुकसान होने जा रहा है। और इसी बात की जिक्र करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दोहरा मापदंड है, जो दूसरे देशों के अंदर जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं वन्य जीव के बारे में और जल जीवों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो ग्रेट निकोबार जैसे खतरनाक परियोजना लागू करके हमारे देश के जीवों की जीवन रचना को ही पूरी तरीके से पलटने की कोशिश करते हैं। साथ साथ दोस्तों
प्रियंका गांधी की तरफ से उठाए गए सवालों के बाद भारतीय जनता पार्टी और बुरी तरीके से बैकफुट पर है। दोस्तों, मोहन यादव के जमीन खरीद मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व भी अब सवाल पूछने लगा है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि वो प्रदेश व्यापी इसी तरीके का आंदोलन करेंगे। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जुड़ता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत